भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्रांस जल रहा है। फ्रांस में चारों तरफ तबाही तबाही हुई पड़ी है और कितने लंबा टाइम हो चुका है, उनसे काबू नहीं हो पा। इतने पुलिसकर्मी, 45 से 50 हजार पुलिसकर्मी सड़कों पे तैनात। रोज कुछ ना कुछ नया वाक्य सुनने को मिल रहा है कि फलानी जगह आग लगा दी, वो बिल्डिंग तहस नहस कर दी। और फ्रांस का प्रशासन ऐसा बेबस, सरकार ऐसी बेबस खड़ी है कि देख के अचंभा होता है। ये वही देश अपने आप को बताते हैं जो विकसित बताते हैं। और हमारे देश में जब ऐसी कोई छुटपुट घटनाएं भी होती हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करने से भी ये देश जो है कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन अपने घर में इनमें क्या चल रहा है, वो ना तो ये किसी को दिखाना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं, ना उस समस्या का समाधान किसी से मांगना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे साथियों कि ये जो समस्या फ्रांस में चल रही है, इसका मूलतः कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा फ्रांस में इससे पहले भी 2005 में ऐसे वाकया हुआ है, जब देश में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। और अब दोबारा ऐसा वाकया हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है? तो इसकी कुछ एक कारण जो मेरी नजर में, जो मुझे नजर आए हैं, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बाकी आप अपनी राय बताइएगा। साथियों, ये पूरा वाक्य शुरू होता है एक लड़के के गोली मार के हत्या कर दी जाती है। वो जो हत्या है वो कोई गैंग वॉर में नहीं होती, वो पुलिस द्वारा, एक निहाल नाम का लड़का है, अल्जीरियाई मूल का शरणार्थी है, उसको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब आप कहेंगे भाई किसी की हत्या कर दोगे तो स्वाभाविक है वहां रोष प्रदर्शन होगा। रोष प्रदर्शन अलग चीज होता है साथियों, दंगे अलग चीज होती है, और ऐसे पूरे देश में आगजनी ये अलग चीज होती है। लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर देनी बड़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम ये जानते हुए पुलिस ने ऐसा करा क्यों, कि क्या इंटेंशन पुलिस की थी। मैं आपको बताऊं, कुछ ही समय पहले फ्रांस में जब ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी थी कि लोग अपनी गाड़ी से मार दे रहे थे, ट्रक लेके किसी बिल्डिंग में घुसा देते थे, मतलब मास जिसे कहते हो किलिंग जो है वो ट्रैफिक को वायलेट करके उस तरीके से की जा रही थी। तो फ्रांस ने एक कानून बनाया कि भाई अगर आपको ट्रैफिक पुलिस या पुलिस रोक रही है आपके पेपर्स चेक करने के लिए, और अगर आप गाड़ी भगाते हो, तो पुलिस के पास राइट है गोली मारने का। दोस्तों, इसको आप अपने देश की आजादी से, अपने देश की व्यवस्था से कंपेयर करके देखो कि रास्ते में आपको पुलिस वाला रोके लाइटों पे, और आप किसी कारणवश अपनी उम्र के ऐसे पड़ाव में भी होते हैं जब आप किसी को कुछ समझते ही नहीं और आप अपनी गाड़ी भगा दें और पुलिस वाला आपको गोली मार दे, तो ऐसे देश में रहना आप पसंद करेंगे? सोचने की बात है। ये जो हमारे देश की तरफ कहते हैं जो आजादी नहीं है, हम कितनी आजादी में जी रहे हैं। ये बड़े बड़े जो डेवलप देश हैं, ऐसे ऐसे कानून कि भाई अगर किसी ने कागज नहीं दिखाए तो पुलिस उसे गोली मार सकती है, गोली कहीं पे भी मार सकती है, मतलब कहीं पे भी लगे। वैसे उनको है कि भाई आपने पैर पे गोली मारनी है, लेकिन किसी भागते व्यक्ति को इतना तो कोई बिल्कुल शार्प शूटर तो तैनात है नहीं। उन्होंने गोली मारी, वो गोली उस लड़के की बदनसीबी थी कि उसको लगी और वो मौके पे ही मर गया। उसके बाद वहां पे दंगे शुरू हो गए, दंगे भड़क गए जो अब तक काबू नहीं आ रहे। दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये ज्यादातर, फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर जो हैं ये शरणार्थी हैं। कोई अल्जीरिया उससे है, कोई अरब बैकग्राउंड से है, ऐसे अल्जीरियाई मूल से हैं। फ्रांस ने जब, बहुत समय पुरानी बात है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में इन शरणार्थियों को अपनी एक ग्लोबल पिक्चर बनाने के लिए, अपने यहाँ चीप लेबर का इंतजाम करने के लिए, जिस भी देश से शरणार्थी ने मिले, इन्होंने शरणार्थियों को हाथ खोल के वेलकम किया। उस टाइम दोनों को ये चीज ठीक लग रही थी। फ्रांस को चीप लेबर मिल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, और जो शरणार्थी थे उनको काम मिल रहा था, वो अपने रोजगार में व्यस्त थे। जैसे जैसे समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक, जब से आईटी एक बूम आया तो बड़ी बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गई, आउटसोर्सिंग हो गई, ज्यादातर इंडस्ट्रीज चाइना की तरफ जाने लगी है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां की तरफ शिफ्ट हो गई जो बिजनेसमैन है। फ्रांस में वित्तीय संकट की तरफ फ्रांस बढ़ने लगा। जब इन लोगों को फ्रांस ने अपने अंदर बसाया था, तब फ्रांस इनको अलग अलग तरीके के भत्ते भी देता था।
बेरोजगारी भत्ता, बच्चे पैदा करने पे बच्चों को पालने के लिए भत्ता देता था, तब तक तो ठीक था जब तक फ्रांस की अपनी स्थिति ठीक थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो वो उनमें कटौती होने लगी, जब कटौती होने लगी अब किसी को कोई चीज आप देना शुरू कर दो और जब वो रोको तो नाराजगी जो है वो 10 गुना ज्यादा होती है। तो नाराजगी के चलते फ्रांस में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होने लगी, लेकिन फ्रांस इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि अपनी जो ग्लोबल इमेज है, जब भी ऐसा वाक्य किसी देश में होता है तो इस्लामोफोबिया का ऐसा एक डर इनको सताता है कि अगर हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा भाई ये तो इस्लामोफोबिया के ग्रस्त हैं और ये इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और सारी चीज धर्म पे डाइवर्ट कर दी जाती है। अरब से जब शरणार्थी निकाले गए, लोग निकाले गए, तो तब भी फ्रांस ने एक्सेप्ट करे। 2005 में ऐसे ही दंगों के चलते तब भी शरणार्थियों का क्या हुआ था, 2 लड़कों को किसी पुलिस को देखकर वो एक बिजली के खंबे के आसपास कहीं छुपे और उनको करंट लग गया जिससे उनकी मृत्यु होगी। पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी इतने से वाक्य में। इतने सशक्त देश हैं ये, इतने पावरफुल देश जो अपने आप को बनते हैं ऐसे हैं। और जब से यूरोपियन यूनियन का इनका एक ट्रेंड है, कोई यहाँ एक कंट्री में घटना करता है दूसरी में भाग जाता है, दूसरी में करता है एक में भाग जाता है, तो पुलिस के लिए भी वो सिरदर्द बना हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान उसको यूरोपियन जो देश हैं इनको उठाना पड़ रहा है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि ज्यादातर शरणार्थी जो हैं वो एक ही उससे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है। इसके ऊपर दोस्तों, शरणार्थियों के ऊपर वैसे तो हिंदुस्तान में अगर आप चाणक्य नीति उठा के देखें तो उसमें बड़ा क्लियर सा, स्पष्ट सा शरणार्थियों के ऊपर वाक्य है कि शरणार्थियों को अगर आप अपने देश में ले रहे हो तो उनको कितनी वैल्यू देनी चाहिए और आगे चल के वो कैसे आपके सिर में दर्द कर सकते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको एक थ्योरी जो पूरी ग्लोबली चलती है, क्योंकि चाणक्य तो हमारे हैं, चाणक्य की मैं बात कहूंगा तो मेरे के ऊपर भी आप लोग, ज्यादातर लोग ये कहने लग जाए नहीं तो ये तो एक ही विचारधारा के बात करता है, ऐसा है वैसा है। तो चाणक्य हमारे हैं, मैं चाणक्य की नहीं, मैं आपको ग्लोबली उससे समझाता हूँ। एक थ्योरी है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जिसमें शरणार्थियों को लेके उनकी 4 जनरेशन का बाइफर्केशन किया हुआ कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो तो जिस देश ने उनको शरण दी उसके थैंकफुल रहते हैं। दूसरी जनरेशन जो है वो जनरेशन उस देश के कानून के हिसाब से अपने आप को ढालने की, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अपने आप को ढालने की परस्पर कोशिश करती है। लेकिन जो तीसरी और चौथी जनरेशन है, वो जनरेशन ना तो अपने आप को शरणार्थी मानती है और जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के प्रति कोई प्रेम प्यार की भावना उनके प्रति नहीं है, और ऐसी सी हरकतों में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसी तीसरी और चौथी जनरेशन के जो शरणार्थी हैं उनकी देखने को मिलती है। ये ग्लोबली एक थ्योरी जो है एक्सेप्टेड भी है और अब बड़े बड़े देश इसको मानने भी लगे हैं, क्योंकि वो खुद तीसरी और चौथी जनरेशन तक अब पहुंच चुके हैं। और इन्हीं शरणार्थियों को लेकर हमारी चाणक्य नीति जो कहती है वो हमें बहुत लंबे समय से पता है। फ्रांस के ही एक सांसद की अगर हम बात करें तो उस सांसद का जो वाक्य था, वो वाक्य सुन के साथियों आप भी हैरान हो जाएंगे। उस सांसद का वाक्य था, रेफ्यूजी टुडे टेररिस्ट टुमारो। अब ये इन देशों ने जो बोया है, अब वो फसल काटने का जो टाइम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जिस मकसद से इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, अब वही ह्यूमन रिसोर्स जो है इनकी नाक में दम करने पे उतारू हो रखा है। और इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।